जय भारत मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ VNB क्लासेस में। इससे पहले लेक्चर में मैंने क्रोमोसोम को लेकर मतलब गुणसूत्र की बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया। मॉर्फोलॉजिकली कैसा होता है, मतलब उसमें कितने टाइप्स के होते हैं, किसने उसकी खोज की थी, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन सा क्रोमोसोम है, प्लांट में सबसे बड़े क्रोमोसोम नंबर सबसे ज़्यादा किसमें पाता है, एनिमल में कैसा पाता है। जहाँ तक अभी तक क्वेश्चन बने हैं मैंने उस पर चर्चा कर रखा है। आज हम बात करेंगे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की, क्योंकि आपके माइंड में चल रहा होगा कि क्रोमोसोम का पहले मैंने स्ट्रक्चर ऐसे बनाया था ना, ठीक। तो इसी स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से बनाया गया है, ठीक है। एक क्रोमोसोम का एक पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसे है, ठीक है। तो आइए स्ट्रक्चर पे चर्चा करते हैं। स्ट्रक्चर में आपको ये जो ऊपर की ये दिख रहा है इसे बोलते हैं टीलोमियर, टीलोमेयर्स, ठीक है। टीलोमियर कह सकते हैं क्रोमोसोम का गुणसूत्र का सबसे आखिरी छोर को हम क्या बोलते हैं, टीलोमियर कहते हैं, ठीक है। गुणसूत्र का आखिरी छोर या हम बोल सकते हैं एंड पॉइंट, ठीक है। क्रोमोसोम का एंड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उन्हें हम टीलोसोम कहते हैं। टीलोसोम का कार्य क्या है, क्योंकि इसका कार्य पूछता है, ठीक है। एंड पॉइंट इसे बोला जाता है, ठीक है। इसे हम टीलोसोम जो होता है क्रोमोसोम का एंड पॉइंट होता है, ठीक। फंक्शन इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीलोसोम जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे टीलोसोम क्या होता है, छोटा चला जाता है, ठीक। तो पहला फंक्शन इसमें यह आता है कि क्रोमोसोम को आपस में जुड़ने नहीं देता है। जैसे ये एंड और ये एंड है, ठीक है। अगर टीलोसोम एंडिंग पे हो, अगर ये ऐसे जुड़ने की प्रोसेस बताएंगे तो कभी क्रोमोसोम यहाँ से नहीं जुड़ता है, हमेशा क्रोमोसोम नया यहाँ से लगेगा। कभी आपने नहीं देखा होगा कि कोई क्रोमोसोम यहाँ पे आके अटैच होकर दूसरा क्रोमोसोम बना रहा है, ऐसा तो कभी नहीं होता है। जब भी होगा सेंट्रोमियर से चीज़ें अटैच्ड होती हैं, ठीक है। किससे होती हैं, सेंट्रोमियर से। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं वो जो टीलोमियर है वहाँ पे क्रोमोसोम जुड़ते नहीं हैं, ठीक है। दूसरा फंक्शन है एजिंग के लिए। एजिंग इन द सेंस जैसे बोलते हैं कि टीलोमियर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी टीलोमियर छोटा हो जाएगा, छोटा होता चला जाएगा तो हमारी एज को बताता चला जाता है। जैसे हम अभी 25 होंगे, 35 के जितने भी एज के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इसी से मेजर करते हैं। अगर इन फ्यूचर हम लोग नहीं तो हमारे आने वाली जनरेशन अगर इस पर रिसर्च कर ले, इस पे बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर रिसर्च कर ले और इस पे कहते हैं काबू पाना, अगर इस पे किसी ने काबू पा लिया तो जो हम लोग 25, 21, 20 के एज के अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं और हमारी उम्र जो है वो घट नहीं सकती है, ठीक है। वो हमारी उम्र बढ़ नहीं सकती, घटती जाएगी, क्योंकि इस पर अभी तो फिलहाल इस पर किसी ने खोज नहीं किया, इस पर कोई रिसर्च तक हुआ नहीं है। जो लोग कर रहे हैं इस पर देख रहे हैं, लेकिन यही याद रखिएगा ये एजिंग पे भी डिपेंड करता है, एजिंग पे भी, ठीक है। पहला फंक्शन क्या है, फंक्शन के बेस पे आप बता सकते हैं कि क्रोमोसोम मतलब बोल सकते हैं गुणसूत्र को जोड़ने नहीं देता है, किनारों पर जुड़ने नहीं देता है, ठीक है, नहीं देता। पहला हो गया। दूसरा ये बोल देगा एजिंग, ठीक है। एजिंग को रोकता है, एजिंग को कम करता है, ठीक। ये किसका फंक्शन हमने बताया, टीलोमियर का, ठीक। अब हम बात करेंगे इसके चारों तरफ आपके, जो हम इसको रफ कर दे रहे इसलिए क्योंकि मुझे अब आगे एक्सप्लेन भी करते जाना है सारे फंक्शन को, ठीक है। ये आपको जो ब्लू कलर की पूरी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, पूरी कवरिंग दिखाई दे रही है, ठीक है, इसे बोलते हैं पेलिकल्स, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, तो जो ये पेलिकल्स है, ये पेलिकल्स क्या करता है, जो ये क्रोमोसोम है अंदर जो क्रोमेटिन का थ्रेड दिखाई दे रहा है आपको रेड कलर का, उसको क्या करेगा, उसको चारों तरफ से उसकी कवरिंग किया रहता है, ठीक है। और ये एक तरह का क्या है, यह एक तरह का मेम्ब्रेन है, याद रखिएगा,
ये एक तरह का क्या है, झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन है, हिंदी में से बोलते हैं। ये एक तरह की पेलिकल्स क्या है, झिल्ली है। ये नॉन जेनेटिक होते हैं, नॉन जेनेटिक्स। नॉन जेनेटिक्स का मतलब कि वो हमारे आने वाली जनरेशन में नहीं आते, मतलब ये क्रोमोसोम जाएगा, क्रोमेटिड जाएगा, थ्रेड जाएगा, सब हमारे करेक्टर को लेके एक जनरेशन से जाएंगे, बट ये जो पेलिकल्स है ये उसी वक्त बनते हैं जब क्रोमोसोम बनता है, ठीक है। जैसे मेटाफेज में हमने बताया था, मेटाफेज की अवस्था में, मेटाफेज के स्टेज में क्रोमोसोम हमें दिखाई देते हैं, सीन होते हैं, वैसे वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। तो उस कंडीशन में हमें ये ऐसे पेलिकल्स बनते हुए दिखाई देते हैं। उससे पहले में ये क्या होते हैं, बने, मतलब नहीं बने होते, लेकिन कुछ उनका वर्क नहीं होता है, जस्ट लाइक ए सपोज दैट नहीं बनने होते हैं, इतना समझ आइए, मेटाफेज की अवस्था में आके वो बन जाते हैं। तो याद रखिएगा पेलिकल्स क्या होता है, नॉन जेनेटिक होता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पेलिकल्स के बाद, इसमें बात करेंगे मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स, ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ठीक है, ये क्या होता है, इसमें मैट्रिक्स पाया जाता है। क्या होता है इसमें, मैट्रिक्स पाया जाता है, ठीक है। ये मैट्रिक्स क्या करता है, केवल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इसका कोई काम नहीं है। जेली लाइक सब्सटेंस होता है, इसमें वाटर, देखिए इसमें क्या क्या पाएगा, वाटर, कुछ ऑर्गेनिक सॉल्ट, ऑर्गेनिक सॉल्ट, कुछ ऑर्गेनिक सॉल्ट नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड करके याद रख लीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, वाटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सारे जो कुछ जेल लाइक, क्योंकि जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं, बस इतना ही। इससे मैट्रिक्स से कुछ क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रोमीटर, मतलब इसमें जो क्रोमोनीमेटा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर का थ्रेड, ये जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये उस पर डॉट डॉट वाली नहीं याद रखनी है आपको, ये, ठीक है। इसे हम बोलते हैं क्रोमोनीमेटा, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोनीमेटा बोलते हैं। इस क्रोमोनीमेटा क्या होता है, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें डीएनए प्लस प्रोटीन ये दोनों पाए जाते हैं, ठीक है, डीएनए और प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं। और ये क्या करता है, यही जो है वो हेरिडिटी को लेता है। ये क्या करेगा, हेरिडिटी। अब आपके माइंड में आ रहा है हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी मतलब होती है जैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो करेक्टर हमें दिखाई देते हैं, जैसे मटर के पौधे में मटर का जो सीड है लंबा होने का प्रोसेस है, वो आने वाली जनरेशन में भी वैसे लंबा दिखाई दे रहा है, तो वो क्या है, वो हेरिडिटी है, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है। तो ये क्रोमोनीमेटा है, ठीक है, जो क्रोमोनीमेटा है ये क्या करेगा, ये एक तरह का हेरिडिटी होता है, ये डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। सबसे खास बात कि इसके बाद इसमें आता है क्रोमोमियर। अब ये बात चली होगी क्रोमोमियर किधर साइड है, तो याद रखिएगा ये जो है इसे बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ठीक है। इतना ही इस पे क्वेश्चन आता है, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप लोग। ठीक है, ये हो गया। और ये जो होगा ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मतलब, कंस्ट्रक्शन मतलब होता है सिकुड़ना, जहां पर ये सिकुड़ रहा होगा, जहां पर ये सिकुड़ रहा है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे ये सिकुड़ रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन में ही क्या होता है, सेंट्रोमियर, जो सेंट्रोमियर है वो इसी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन में पाया जाता है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन में ही सेंट्रोमियर पाया जाता है। जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं काइनेटोकोर भी बोलते हैं, और इसी को हम सेंट्रोमियर भी बोलते हैं, ठीक है। काइनेटोकोर क्यों कहते हैं, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर कहते हैं। क्यों काइनेटोकोर कहते हैं, क्योंकि आपको याद है जब सेल डिवीज़न होता है, जब एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होता है, मतलब निर्माण होता है, तो यहाँ पे क्या आपने देखा होगा कि भी हमने बताया था मेटाफेज, मेटाफेज की अवस्था कैसी होती है,
कुछ इस तरह से होगी, 1 से 2 सेल क्रोमोसोम ऐसे बने होंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होती है। ये कौन सी अवस्था है, ये मेटाफेज की अवस्था हो गई, क्लियर। इसमें हमें क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं। अब ये 1 से 2 में तब होंगे जब यहाँ पे डिवाइड होगा। यहाँ डिवाइड करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रोमियर पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड करने पे सेंट्रोमियर पाया जाएगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर, ठीक है। ये सेंट्रोमियर क्या करता है, अंदर वाले पार्ट को सेंट्रियोल बोलते हैं और ऊपर पूरे पार्ट को हम सेंट्रोमियर बोलेंगे, ठीक है। जो अंदर पार्ट पड़ा होगा उसे हम सेंट्रियोल कहते हैं, ठीक है। ये सेंट्रियोल क्या करेगा, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही कंडीशन रहेगी। आई होप आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, धागे जैसे संरचना आएगी और ये दो धागे जैसे संरचना दोनों को खींचेगी, मतलब 2 क्रोमोसोम को वो अलग अलग करने का काम करेगी। तो एक में क्या होगा, एक क्रोमोसोम आपको ये यहाँ दिखाई देगा, ठीक है, और जो दूसरा क्रोमोसोम है आपको अलग दिखाई देगा, वो डिवाइड होकर दूसरे में। तो ये कंडीशन कहाँ देखने को मिलती है, ये एनाफेज में देखने को मिलती है। सेल साइकिल के एनाफेज कंडीशन में ये देखने को मिलता है। ये किस में देखने को मिलता है, तो ये मेटाफेज कंडीशन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो टूटता है ये जो क्रोमोसोम है, जैसे सपोज ये ऐसे है, आगे जाके ये ऐसे लेट जाता है, ठीक है। ये जाएगा आगे ऐसे लेट जाएगा, लेटने की वजह से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इसको खींचते हैं। जैसे कोई चीज़ ऐसे पकड़ी हो और उसको ऐसे खींचा जा रहा हो, ठीक है। ऐसे खींचने की वजह से तो ये जो फाइबर, ये क्या होता है, प्रोटीन के फाइबर होते हैं, प्रोटीन के फाइबर होते हैं, ठीक है। प्रोटीन के फाइबर होते हैं, खींचते हैं, टूट जाते हैं, टूट के जब अलग अलग हो जाते हैं तो आप सोच रहे होंगे ये थ्रेड फिर कहाँ चला जाता है, तो ये थ्रेड डीजनरेट हो जाता है और ये जाके क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे, तो 1 से 2 सेल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ये जो टूटने की प्रक्रिया है और जुड़ने की प्रक्रिया, ये कहाँ पे होती है, तो ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे काइनेटोकोर होता है, मतलब जहाँ पे ये जुड़ते हैं, जैसे ये है, ये यहीं पे जुड़ता है। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये इस एरिया में जुड़ता है, जिस एरिया में जुड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा काइनेटोकोर क्या है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये काइनेटोकोर होते हैं, इसमें प्रोटीन के डिस्क पाए जाते हैं। प्रोटीन के डिस्क मतलब आप ये दिख रहे हैं, 1 और 1 2 डिस्क पाए जाते हैं। यहाँ पे एक इसको ऐड करने का होगा और यहाँ पे एक तरह से ऐड करने का प्रोसेस होगा, ठीक है। काइनेटोकोर हो गया। काइनेटोकोर का काम क्या है, यहाँ पे आप देख लीजिए, स्पिंडल फाइबर को ऐड करना, ठीक है। स्पिंडल फाइबर का काम करता है, स्पिंडल फाइबर को जोड़ता है, यहाँ पे क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, मैंने ब्लैक करके हाईलाइट कर दिया है, तो ये एरिया कौन सा है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। कभी कभी लगभग प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हर जगह आपको दिखाई देंगे, जितने भी क्रोमोसोम है सब में पाए जाएंगे, लेकिन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हर जगह नहीं पाए जाते हैं। कुछ ही एनिमल्स में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाए जाते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, देखिए मिस्टेक हो गया, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। हिंदी में इसके साथ केंद्रिकाभ, ठीक है, इसको हिंदी में केंद्रिकाभ कहते हैं, देख लीजिएगा इसको एक बार, ठीक है। तो ये करता क्या है, यहाँ पे क्या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सब जगह दिखाई नहीं देते हैं और यहीं पे क्या होता है, NOR पाया जाता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन, ठीक है। यहीं पे क्या होगा, NOR पाया जाएगा, ठीक है। इसका काम क्या है NOR का, तो याद रखिएगा, जो NOR होता है वहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस भी होता है, ठीक है। NOR का फुल फॉर्म पूछता है न्यूक्लियर
ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म एंड रीजन होगा, ठीक है, न्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म एंड रीजन्स, ठीक है, NOR का फुल फॉर्म है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर है, नाइजर, GLER, ठीक है, ऑर्गेनाइजर होगा। और रीजन, इसका काम क्या है, इसमें कुछ नहीं पूछता है कि ह्यूमन का NOR कितना है, तो याद रख लीजिएगा ह्यूमन का जो NOR होगा, जो क्रोमोसोम पैटर्न होता है 13, 14, 15, 21 और 22। क्वेश्चन ये आया है कि ह्यूमन का NOR, जो ह्यूमन का ऑर्गेनाइजेशन है क्रोमोसोम का, वो कैसा होता है, तो याद रखिएगा 13, 14, 15 और 21 और 22 होता है। मतलब इस नंबर पे NOR पाया जाता है, किसका, ह्यूमन का, ठीक है। यही क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, बहुत बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सैटेलाइट। ये जो नीचे वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है राउंड जैसा है, ये क्या है, सैटेलाइट। इसे शॉर्ट फॉर्म में सेट बोलते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सेट कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप ये समझ चुके होंगे। इसके बाद बचता है इसमें क्रोमोमियर है, ठीक है। ये क्या होता है, ये क्रोमोमियर होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें इतनी क्लियर हो चुकी होंगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बेस में, मतलब जो कलर किया गया था इसमें, क्योंकि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हम आपको यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन बताया था। जैसे बाल्बियानी रिंग जब हमने पढ़ाया था तब आपको मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दिया था, ठीक है। अब बात आता है कि जीन कहाँ होता है, तो याद रखिएगा ये जो क्रोमोमियर है इसी में जीन पाया जाता है, यहाँ से कोई अलग से जीन नहीं होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये जो क्रोमोमियर है इसी में जीन पाया जाता है, क्लियर। अब हम बात करेंगे अभिरंजक के आधार पे, मतलब जो कलर स्टेनिंग होती है उसके आधार पे चर्चा करेंगे। ये पूरी NCERT का दिया हुआ पूरा पोर्शन है बच्चों, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अभिरंजक, मतलब स्टेनिंग के आधार पे। ठीक है, स्टेनिंग के बेस पे बात करें, अभिरंजक का मतलब यही होता है। स्टेनिंग के आधार पे हमने आपको बाल्बियानी रिंग बनाया था इससे पहले लेक्चर में, तो उसमें हमने आपको क्या बताया था, बाल्बियानी रिंग जो थी ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर इसका था, ठीक है, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर था। हमने बताया था ऐसा डार्क डार्क जहाँ पे था काला 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 पूरा ब्लैक कलर का डार्क था, वो क्या था, जो ब्लैक वाला था वो यूक्रोमेटिन था, ठीक है। और ये जो दोनों के बीच में जो लाइट कलर का था इसे हम क्या बोलते थे, हेट्रोक्रोमेटिन। अब इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो हम किसकी बात कर रहे थे, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। देखिए मैं दोनों को एक साथ समझाती चली जाऊंगी, ठीक है। हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन, ठीक है। हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन क्या होता है, जो कलर डार्क लेगा, जो कलर जब स्टेनिंग करते हैं तो स्टेनिंग में अगर डार्क स्टेनिंग जो लेगा, ठीक है, उसे हम क्या बोल देंगे, ये डार्क, ठीक है, डार्क स्टेनिंग लेता है, ठीक है। ये क्या करेगा, डार्क स्टेनिंग लेगा, तो वो क्या कहलाएगा, हेट्रोक्रोमेटिन। आई थिंक इसे मैंने पहले में गलत थोड़ा सा बोल दिया, ठीक है, उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं। डार्क जो लेगा वो हेट्रोक्रोमेटिन होगा, जो लाइट लेगा, जो लाइट कलर लेगा, ठीक है, जो लाइट स्टेनिंग लेगा वो क्या होगा, जो लाइट स्टेनिंग लेगा वो क्या होगा, यूक्रोमेटिन होगा, ठीक है। डार्क ले रहा है तो इसमें डीएनए क्या होंगे, कम पाए जाएंगे, ठीक है, डीएनए क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, डीएनए जेनेटिकली इनएक्टिव होंगे। और कैसे होंगे, जेनेटिकली इनएक्टिव, मतलब सक्रिय नहीं है, असक्रिय होते हैं। और इसमें क्या होगा, डीएनए जब यहाँ कम है तो यहाँ पे डीएनए क्या होगा,
ज़्यादा होगा, ज़्यादा या इंक्रीज लिखिएगा। और ये क्या हो गए, जेनेटिकली तौर पे ये एक्टिव होंगे, ये क्या होंगे, एक्टिव होंगे। ठीक है, मतलब अगर बात किया जाए तो जो हमारा जीन का करेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जा रहा था, वो किसकी वजह से जा रहा है, यूक्रोमेटिन की वजह से जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसी पे बात करते हैं। जितना मैंने बता रही इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, मेन हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। ट्रांसक्रिप्शन, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया है इसमें नहीं होता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन में कम भाग लेता है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में इसका पार्टिसिपेट कम होता है हेट्रोक्रोमेटिन का, और यहाँ ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है। ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है। ठीक है, ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है। क्लियर, तो ये यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं 46 जो क्रोमोसोम है उसको डिवाइडेशन कैसे किया गया है, सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, ऑटोसोम क्या होता है। देन उसके बाद हमारा ये लेक्चर थोड़ा बहुत रह जाएगा इसमें, आई होप आप इसको देख चुके होंगे। आइए हम बात करते हैं ह्यूमन क्रोमोसोम के बारे में। जो ह्यूमन क्रोमोसोम है, आपको पता है ह्यूमन का क्रोमोसोम 46 होता है। पेयर की बात करेंगे 23 पेयर होता है। ठीक है, नंबर की बात करेंगे तो 46 होता है। इसमें भी इसको डिवाइड किया गया है दो भागों में, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम और दूसरी बात करेंगे हम सेक्स क्रोमोसोम की। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम की। ऑटोसोम याद रखिएगा, जो 22 पेयर होते हैं, 22 पेयर। ठीक है, अगर नंबर की बात करेंगे कितने होंगे, दुगना कर दीजिए 44 नंबर में, नंबर के बेस पे। ठीक है, जो 22 पेयर होते हैं ये ऑटोसोम होंगे। जो 23वां नंबर का, जो 23वां नंबर का पेयर है, 23 पेयर नहीं, 23rd नंबर, सॉरी पेयर, जो 23rd पेयर का होगा, मतलब 22 पेयर यहाँ हो गए, एक पेयर बच जाएगा। जो एक पेयर 23वां पेयर है वो कौन सा होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, और जो 22 पेयर में होते हैं उसमें और क्या होता है, ये क्या शो करता है, तो याद रखिए सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। ठीक है, ये क्या करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि 22 पेयर है, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर भी है, तो मतलब अब हम कैसे कंफर्म करेंगे कि ये मेल का है कि फीमेल का है। तो याद रखिएगा, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर के लिए मेन जो डिपेंड होता है हार्मोन्स होता है। क्योंकि जैसे कि बॉयज़ में क्या होता है, दाढ़ी मूंछ का आ जाना होता है। ठीक है, वॉइस भारी हो जाती है। तो वैसे गर्ल्स में क्या होता है कि उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो अप एंड डाउन होने लगती है। देन उनकी हार्मोन्स डिसबैलेंस करते हैं, उनका भी पिच जो होता है, वॉइस पिच, वो भी लो हो जाता है। तो ये सब सारे करेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है। और हम बात करेंगे इसमें जो है, तो इसमें एक्स और एक्स है, दिस इज ए फीमेल, दिस इज ए फीमेल, एंड देन एक्स एंड वाई है, दिस इज ए मेल। ओके, तो ये जो एक्स एक्स एंड एक्स वाई है, ये क्या है, 23 पेयर्स क्रोमोसोम है और ये सेक्स को डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये ऑटोसोम हो गया, ये सेक्स क्रोमोसोम हो गया, और इससे ज़्यादा कहीं क्वेश्चन बनता नहीं है। अब हम बात करते हैं, इस पे 2 मिनट का टॉपिक और है, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, न्यूक्लियोसोम क्या है वो जान लेते हैं। और क्वेश्चन आता है क्रोमोसोम काउंटिंग का, क्रोमोसोम काउंटिंग कैसे होती है ये जान लीजिए, उसके बाद मैं न्यूक्लियस की बता दूँ। क्रोमोसोम काउंटिंग में 3 बातें होती हैं। 3 बातें क्या क्या है, ठीक है। क्वेश्चन आता है ईडियोग्राम, ईडियोग्राम, ईडियोग्राम क्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्ट्रक्चर के आधार पर, मतलब संरचना के आधार पर क्रोमोसोम को बताना ही क्या कहलाता है, ईडियोग्राम। ठीक है, स्ट्रक्चर के आधार पर, संरचना के आधार पर संरचना के आधार पर गुणसूत्र को बताना। ठीक है, संरचना के आधार पर गुणसूत्र को जो एक्सप्लेन करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ईडियोग्राम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैरियोग्राम, कैरियोग्राम,
ठीक है। कैरियोग्राम का मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, जो न्यूक्लियस के आधार पे बताता है, ठीक है, ग्राम नहीं होगा, कैरियो टाइप है, माइंड में थोड़ा सा निकल रहा था इस कॉन्सेप्ट, ठीक है, कैरियो टाइप है, ठीक है, कैरियो टाइप्स का मतलब जो न्यूक्लियस के आधार पे जो क्रोमोसोम में जो न्यूक्लियस होता है, समुच्चय होते हैं, ठीक है, तो बात करेगा क्या कि पूरे क्रोमोसोम के समुच्चय अधिकार जो होते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, कैरियो टाइप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, पहला ईडियो हो गया, दूसरा कैरियो हो गया, तीसरा हम बात करते हैं जीनोम। जीनोम क्या होता है, ठीक है, तो ये भी क्रोमोसोम के बात करता है। जैसे गुणसूत्रों में जो गुणसूत्रों में हैप्लॉइड सेट होता है, जैसे हम बात कर लें कोई प्लांट है, जैसे हम ही में हमारे 46 क्रोमोसोम हैं, ह्यूमन के बॉडी में कितने हैं क्रोमोसोम, 46, तो ये किसके अकॉर्डिंग है कि 46 हैं। लेकिन अगर हम बात करें, सॉरी प्लांट की बात कर लेते हैं, प्लांट की कंडीशन ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जो प्लांट होता है, प्लांट में आपको पता है 3 पार्ट है, रूट, शूट जिसे स्टेम बोलते हैं, ये स्टेम वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, और लीफ, ठीक। ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये किस कंडीशन में होते हैं, ये डिप्लॉयड के फॉर्म में होते हैं, मतलब द्विस्तरीय होते हैं, ये 2n के फॉर्म में हमेशा रहेंगे, 2n के फॉर्म में। लेकिन जो इसका सीड है, एंडोस्पर्म है, वो किस फॉर्म में होगा, n के फॉर्म में होगा, मतलब ये क्या है, हैप्लॉयड है, ये क्या है, हैप्लॉयड कंडीशन में है। तो आप देख रहे हैं कि प्लांट की कंडीशन में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इसका जो नॉर्मली जो स्ट्रक्चर है, जिसे हम बात करेंगे सोमेटिक, जिसे हम बोलते हैं सोमेटिक, ह्यूमन में भी ये बात आती है। जैसे ह्यूमन में हम लोग क्या हैं, हम लोग की जो बॉडी है वो सोमेटिक है, पूरी बॉडी 2n से है, क्योंकि हमारी जैसे आप कॉपी बना सकते हो तो ये 2n के फॉर्म में। लेकिन गैमेट की बात करेंगे, जैसे मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे, वो जो होगा वो n के फॉर्म में होगा, मतलब डिप्लॉयड होगा। जैसे स्पर्म हो गया, ठीक है, सॉरी हैप्लॉयड होगा, n होगा, हैप्लॉयड होगा, ये क्या होंगे, जैसे स्पर्म की बात करेंगे, स्पर्म हैप्लॉयड कंडीशन में हो गया, ठीक है। ओवा की बात करेंगे, ओवा हो गया, ये सब क्या है, हैप्लॉयड कंडीशन में है, ठीक है। तो जीनोम क्या हो गया, जीनोम का मतलब होगा दिस इज ए हैप्लॉयड कंडीशन। जीनोम एक क्या है, एक हैप्लॉयड कंडीशन को शो करता है। अगर एक शब्द में बोले तो गुणसूत्रों के एक हैप्लॉयड सेट को, गुणसूत्रों के एक हैप्लॉयड सेट को जीनोम कहा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप समझ चुके हैं, सेट की बात करिए मतलब 2n की बात कर दिया है, ठीक। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोसोम की बात कर लेते हैं, और ये सारा टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। सेल का कोई टॉपिक अब नहीं बचाएगा, ठीक है। अगर इसमें किसी को कोई डाउट रह जाएगा तो प्लीज़ कमेंट करते रहिएगा, तो मैं एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी, ठीक है। बात करते हैं न्यूक्लियोसोम की। ठीक है, बात हम किसकी करेंगे अब, न्यूक्लियोसोम की, जिसे बोलते हैं केंद्रिका, केंद्रिकीय बोलते हैं। हिंदी देखिए याद मत करिए, हम तो कह रहे हैं भूल जाइए हिंदी, इंग्लिश ही याद रखिए, ठीक है। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, ये भी जो है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इससे मिलके बने होते हैं, ठीक है। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे भी प्रोटीन पाए जाते हैं जैसे हिस्टोन प्रोटीन, ऐसा नहीं है, कुछ अदर टाइप्स के भी प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन के साथ साथ अदर भी प्रोटीन होते हैं। तो न्यूक्लियोसोम किससे बने हैं, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, और अदर प्रोटीन जैसे बोले हिस्टोन प्रोटीन तो मेनली इंपॉर्टेंट है, अदर प्रोटीन में और सारे भी प्रोटीन आ जाते हैं। न्यूक्लियोसोम को हम दूसरी बात में न्यू बॉडी भी बोलते हैं। न्यूक्लियोसोम को एक और भी बात बुलाता है, उसे बोलते हैं न्यू बॉडी, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, न्यू बॉडी बोलते हैं, क्लियर। अब हम बात करें जो न्यूक्लियोसोम मॉडल आया है, जो न्यूक्लियोसोम मॉडल आता है वो किससे आता है, याद रखिए प्रोटीन जो होते हैं H2A, H2B, H3 एंड H4, ये 4 ऐसे प्रोटीन हैं, जैसे ये है, ये है, ये है और ये है, ये चारों क्या है, प्रोटीन है। देखिए H2A, H2B, H3, H4, ये 4 ऐसे प्रोटीन हैं जो क्या करते हैं, जो डीएनए है, ये जो डीएनए ऐसे आता है डबल हेलिक्स मॉडल में,
ठीक है। इसी डीएनए को ये क्या करते हैं, रैप कर देते हैं। कम से कम 200 बेस पेयरिंग जो डीएनए होते हैं, इस समथिंग 200 बेस पेयर को ये रैप कर देते हैं। रैप करने के बाद ये क्या करते हैं, बीच में जब पूरी पैकिंग हो जाती है, बीच में एक आता है प्रोटीन। ये कौन सा प्रोटीन है, H1, जिसे बोलते हैं लिंकर प्रोटीन। ठीक है, H1 जिसे बोलते हैं लिंकर। ये क्या करता है, जैसे किसी चीज़ को हमने रैप कर दिया और इसका लास्ट छोर बच गया, उसको हमने कस के ऐसे दबा दिया। दबाने का मतलब क्या है, ये यहाँ से निकल ना पाए, ये डोरी खुल ना पाए। तो इसी तरह ये क्या है, ये 4 आपको दिख रहे हैं, लेकिन 4 इसके पीछे होते हैं। टोटल 8 होते हैं। ठीक है, टोटल 8 होते हैं। जो क्वेश्चन आता है इसके जो है H2A, H2B, H3, NH4 के 4 सामने हैं और 4 पीछे हैं, तो टोटल ये 8 ऑक्टामर बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि 8 ऑक्टामर कहाँ पे बनता है, तो याद रखिएगा हिस्टोन प्रोटीन में है। H2A, H2B, H3, H4 केवल प्रोटीन के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, न इसमें कोई और एक्स्ट्रा है। कितने बेस पेयर डीएनए को रैप करता है, तो 200 बेस पेयर डीएनए को ये क्या करता है, रैप करता है। बीच में जो लिंकर का काम करता है वो कौन सा प्रोटीन है, तो H1 प्रोटीन है। ठीक है, और न्यूक्लियोसोम है क्या, डीएनए, आरएनए प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी और कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं गया है, ना कभी जा सकता है। और जितने क्वेश्चन हैं मैं बीच में कभी क्योंकि अभी जस्ट फेस्टिवल का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है लोग अपने अपने घर जाना पसंद करते हैं, लोग थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई भी कम कर देते हैं। तो आप अपने फेस्टिवल से होकर आइए, उसके बाद हम आपको इसी टॉपिक पे आपके जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी एग्ज़ाम में, मैं उस पर सारी चर्चा करूँगी। क्वेश्चन कैसे बने हुए हैं एक बार उस पर मैं डिस्कस करूँगी। तो अभी आप लोग होली फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लीजिए, उसके बाद मैं इस पर आपको सारे क्वेश्चन बताते चली जाऊँगी, चाहे वो साइंटिस्ट के हों, चाहे वो उसके स्ट्रक्चर के हों, चाहे वो इंटरनली जेनेटिक बेस पे हो। ठीक है, तो आई होप आपके मेरे सारे लेक्चर समझ में आ चुके हैं। ये मेरा लास्ट लेक्चर था इस टॉपिक का। नया टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। हाँ, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, और मोटिवेशनल के लिए प्लीज़ कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत मेरे बच्चों।